और फिक्र में आज उत्तर भारत में फैलते पत्थरबाजी वाले खतरनाक मॉडल को डिकोड करेंगे। पत्थरबाजी वाला ये मॉडल बीते 2 दिन में 2 राज्य के 2 अलग अलग शहरों में देखने को मिला। यूपी के संभल में रविवार को मंदिर मस्जिद विवाद में पत्थरबाजी हुई थी। नकाब पहने कम उम्र के कई लड़कों ने पुलिस वालों पर मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की थी। पत्थरबाजी वाली यह थ्योरी संभल हिंसा की एफआईआर में डिकोड हो चुकी है और नए खुलासे के बाद चर्चा तेज है कि क्या संभल में कश्मीर मॉडल की तर्ज पर पत्थरबाजी की प्लानिंग रची गई। उदयपुर में शाही परिवार का झगड़ा कल रात सड़कों पर आ गया। ये यहां पर जूम इन होता हुआ महाराणा प्रताप के वंशजों में आपस में ऐसी पत्थरबाजी हुई कि पूरा देश हतप्रभ हो गया। यहां पत्थरबाजी का कारण क्या था, विरासत को लेकर यह कैसी लड़ाई है, इस खबर ने भी फिक्र बढ़ा दी है। लेकिन शुरुआत संभल से करते हैं, जहां फिक्र के लेंस से देखने पर पता चलता है कि उपद्रवियों ने मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के साथ आए पुलिस वालों को जिंदा जला देने और मार डालने की खूनी साजिश रची थी। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। यहां हुई पत्थरबाजी को डिकोड करने के लिए एफआईआर वाली इन्हीं फाइलों को खोलना होगा, क्योंकि तभी आप ये जान पाएंगे कि रविवार को जामा मस्जिद के बाहर जमा की गई सैकड़ों की भीड़ पुलिस वालों के विरुद्ध कैसे उन्मादी होती चली गई। कश्मीर मॉडल की तर्ज पर पत्थरबाजी करते हुए कैसे उन पुलिस वालों के खून की प्यासी हो गई है भीड़, हम ये खुलासा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। संभल हिंसा पर पहली बार नकाबपोश गोलीबाजों की तस्वीरें सामने आई हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। इन तस्वीरों को देखिए। पहली बार नकाबपोश गोलीबाजों की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये सामने से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीछे से दिखाई दे रहे हैं। हाथ में बंदूक है और ये देखिए किस तरीके से ये गोली चलाई जा रही है। एक जगह पर करीब 20 उपद्रवी जमा है। कई उपद्रवियों के हाथों में पत्थर हैं। सामने खड़े पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, ये देखिए जरा। लेकिन इनमें एक नकाबपोश गोलियां चला रहा है, उसने सामने ही बंदूक तानी हुई है। यानी अब यह साफ है कि कई उपद्रवी हथियारों से लैस थे और वो गोलियां चला रहे थे। खैर, ध्यान से देखिए आप इस तस्वीर को। लेकिन अब बात करते हैं इस एफआईआर की। एफआईआर में इस भीड़ पर जो चीजें कही गई हैं, दर्ज की गई हैं, वो डराने वाली हैं। डराने वाले आरोपों के शब्दकोश कुछ इस तरह से हैं, जैसे एक जगह एफआईआर में लिखा गया है पुलिस वालों के हथियार और कारतूस छीन लो। एक जगह पर लिखा है पुलिस वालों को आग लगाकर मार डालो। एक जगह पर लिखा है कोई भी बचकर जाने ना पाए। एक जगह यह भी लिखा है कि 700-800 की भीड़ घातक हथियारों से लैस थी। एफआईआर में एक जगह पर भीड़ के इरादे के बारे में लिखा है कि भीड़ का इरादा पुलिस वालों की हत्या करना था। आपने संभल में उग्र भीड़ की मंशा जान ली। एफआईआर के अनुसार भीड़ मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के साथ आए पुलिस वालों की जान लेने पर आमादा थी। लेकिन सवाल यह भी है कि उस भीड़ को भड़काया किसने, मस्जिद को लेकर कैसे अफवाह फैली। तो एफआईआर में इस बारे में भी विस्तार से आरोप लगे हैं। एफआईआर में लिखा है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद जाकर नमाज अदा करने के बाद भीड़ को जुटाया और भड़काऊ बयानबाजी की। राजनीतिक लाभ लेने और सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया। यहां हम आपको बता दें कि कल ही सांसद बर्क ऐसे आरोपों को नकार चुके हैं। अखिलेश यादव उनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन एफआईआर सिर्फ सांसद के खिलाफ नहीं है। संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर भी नामजद एफआईआर है। उनके बारे में लिखा है कि सर्वे की कार्रवाई बाधित करने आई भीड़ में सुहेल इकबाल भी शामिल था। सुहेल ने भीड़ को उकसाया था, कहा था कि सांसद बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। एफआईआर में आगे लिखा है कि पुलिस ने भीड़ से शाही मस्जिद का सर्वे पूरा हो जाने की अपील की थी। लेकिन सर्वे के दौरान उग्र भीड़ ने नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस के कुछ वाहनों और दूसरी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पास की कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। 150 से 200 लोगों ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी तोड़ दिए। उपद्रवी कह रहे थे कि इनको आग लगाकर मार दो, कोई बचने ना पाए। उपद्रवियों ने कहा था कि पुलिस वालों से हथियार कारतूस छीन लो। भीड़ में से कुछ लोगों ने हसन, अजीम, सलीम, रेहान,
मोहम्मद हैदर और अयान का नाम लिया था। पिस्टल छीनने में नाकाम होने पर मैगजीन लूट ली जिसमें 9 गोली थी। उपद्रवियों ने 25 खाली कारतूस और 25 रबर बुलेट भी लूट लिए। भीड़ की तरफ से लगातार हत्या के इरादे से फायरिंग हो रही थी। एक अज्ञात उपद्रवी ने संभल के क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार चौधरी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हुए थे। संभल हिंसा पर दर्ज एफआईआर में लिखी ये बातें परेशान करने वाली हैं, लेकिन मस्जिद के नाम पर यह हिंसा कैसे भड़की ये भी सुनिए। यह हिंसा एक अफवाह के कारण भड़की। ग्राउंड जीरो पर मौजूद टीवी9 की टीम को पता चला है कि रविवार को दूसरे राउंड के सर्वे के दौरान वजू खाने की पड़ताल होनी थी, इसीलिए वजू खाने का पानी खाली करने के लिए कहा गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर मौजूद लोगों ने जब पानी को मस्जिद के बाहर आते देखा तो भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही। इसी के बाद सैकड़ों लोग बिना सच्चाई को जाने बेकाबू होते चले गए। संभल से पुलिस वालों के गंभीर आरोप हैं। आरोपियों की सफाई और टीवी9 भारतवर्ष की टीम की ग्राउंड रिपोर्ट इस रील में। संभल हिंसा के मामले में टीवी9 भारतवर्ष के हाथ एक्सक्लूसिव एफआईआर नंबर 2 लगी है। इसमें पूरे मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उसमें सांसद शफीकुर रहमान बर्क सबसे पहले नंबर पे हैं, यानी उनके खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। यानी कि आरोपी नंबर 1 जो है वो सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। इसके अलावा जो और नाम हमारे सामने आए हैं उनमें गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, फैजान, समद और इनके साथ सैकड़ों अज्ञात लोगों के नाम भी शामिल है। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, हिंसा का मुख्य षड्यंत्रकारी बताया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है। मैं किसी तरह से मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैं कभी पब्लिक के बीच में नहीं गया। तो ये क्यों कहा गया, उन्होंने किस लिए कहा गया, ये मुझे अंदाजा नहीं है कि कोई मस्जिद के स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा था, सिर्फ सर्वे हो रहा था जिसमें कैमरे से सर्वे हो रहा है। आप जितनी भी वीडियोग्राफी देखेंगे, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर पुलिस ने ज्यादती किया, जो भी, पहले तो उनको ये सवाल करना चाहिए कि लोग गए क्यों। संभल में हिंसा को 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। प्रशासन अब वहां की स्थिति सामान्य बता रहा है। स्कूल फिर से खुल गए, स्थानीय बाजारों में दुकानें भी फिर से खुल गई हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही नॉर्मलसी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ही यहां सियासी टूर की तैयारी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि राहुल गांधी जल्द ही संभल का दौरा कर सकते हैं। आज ही यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल संभल जाने वाला था। वहां की रिपोर्ट अखिलेश यादव को देने वाला था। हालांकि माता प्रसाद पांडे ने खुद आज सुबह जानकारी दी कि यह दौरा फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। पार्टी ने फैसला डीजीपी से बातचीत के बाद लिया। वहीं कल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संभल जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया था। वैसे अब आपको संभल हिंसा पर सियासी फाइट का राउंड 2 दिखाते हैं, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाले शब्द बाण हैं और सियासी शोले खूब भड़क रहे हैं। जहाँ जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। इन लोगों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का बड़ा दंगा कराने का जो एजेंडा था, वो हमारी सरकार की पुलिस प्रशासन के सजगता के कारण ये उसमें सफल नहीं हो पाए। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। संभल में जिस तरह संविधान की हत्या की गई है, उस पर सरकार उसका संज्ञान ले और कम से कम पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करे। प्रशासन से आपको सवाल पूछना चाहिए कि जब सिटिंग एमपी वहां पे मौजूद नहीं था तो उसके ऊपर एफआईआर कैसे हुई? सुनियोजित ढंग से पुलिस फोर्स पर फायरिंग किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, पत्थर और गोलियों से फायर किया जा रहा है।
पुलिस ने सीधे 5 लोगों की हत्या की है, 5 लोगों को मारा है। पुलिस वहाँ की हत्यारी है और हत्यारी पुलिस के खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ संघर्ष करेंगे। जांच एजेंसी जाएगी तो उसका आप अतिक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आप पत्थर बरसाएंगे। पहली एक तो जांच ये होनी चाहिए, इतने पत्थर आते कहां से हैं? संभल का कश्मीर मॉडल आपने देख लिया, अब आपको उदयपुर लेकर चलते हैं जहां राज परिवार वाला मॉडल चर्चा में है। बात ऐसे शाही परिवार की जो अधिकार और विरासत की लड़ाई में सड़क पर आ गया है। वैसे शाही परिवार सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा महल जिसमें राजा रजवाड़े रहते हैं, जिनके अपने नियम और अनुशासन होते हैं, अपना अदब होता है, तहजीब होती है। वैसे पहले ऐसे शाही परिवार हुआ करते थे, वंस अपॉन अ टाइम। लेकिन आज के शाही परिवारों में संपत्ति और गद्दी के लिए ऐसा संघर्ष हो रहा है जो महलों से निकलकर सड़क पर आ गया है। इसी का एक प्रमाण राजस्थान के उदयपुर से आया, जहां महाराणा प्रताप के वंशजों और उनके समर्थकों में वर्चस्व की जबरदस्त जंग छिड़ी है। और सोमवार को इसीलिए उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर युद्ध जैसे हालात थे। एक तरफ पुलिस थी, दूसरी तरफ उदयपुर रियासत के नए उत्तराधिकारी बने विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक, वो किसी भी हाल में सिटी पैलेस के अंदर जाने के लिए अड़े हुए थे। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब चित्तौड़गढ़ जिले के फतेह प्रकाश महल में विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म निभाई गई और मेवाड़ की गद्दी सौंपी गई। मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ का खून से राज तिलक किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। अपने राज तिलक के बाद महाराणा विश्वराज सिंह उदयपुर के सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि ऐसा दावा किया जाता है कि सिटी पैलेस के साथ पूर्व राजघराने की ज्यादातर संपत्ति अरविंद सिंह मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में है। ये वही अरविंद सिंह मेवाड़ है जो विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र मेवाड़ के भाई हैं, और उनके अनुसार विश्वराज सिंह का ये राज तिलक गैर कानूनी है और मेवाड़ की गद्दी के असली हकदार उनके बेटे लक्ष्यराज मेवाड़ हैं। लेकिन जब विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में एंट्री नहीं मिली तो उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने सिटी पैलेस के बाहर पहले से मौजूद पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, पुलिस पर पत्थरबाजी की और किसी भी हाल में सिटी पैलेस में जाने के लिए अड़ गए। हालांकि इतने बवाल के बाद भी मेवाड़ राजवंश के 77वें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ को सिटी पैलेस में जाने नहीं दिया गया। लेकिन अब विवाद को देखते हुए उदयपुर प्रशासन ने सिटी पैलेस में मौजूद विवादित हिस्से के लिए एक रिसीवर नियुक्त कर दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो यह जरूर होगा कि आखिर महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हो क्यों रहा है? आखिर विश्वराज सिंह मेवाड़ को उनके चाचा अरविंद मेवाड़ ने सिटी पैलेस में एंट्री क्यों नहीं दी? तो इस विवाद की जड़ 41 साल पुरानी है, 41 साल पुरानी, जिसमें शाही परिवार की कहानी और राजगद्दी वाले शोले। दरअसल मेवाड़ में वर्ष 1955 में महाराणा भगवत सिंह आखिरी महाराणा बने, जो अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बड़े भाई महेंद्र मेवाड़ के पिता थे। महाराणा भगवत सिंह ने 1963 से 1983 तक राजघराने की कई संपत्ति लीज पर दे दी और कई पैतृक संपत्तियों को बेच दिया, जिसमें लेक पैलेस, सिटी पैलेस म्यूजियम और गार्डन होटल जैसी बेशकीमती संपत्ति शामिल है। हालांकि भगवत सिंह के बड़े बेटे महेंद्र मेवाड़ इस फैसले के खिलाफ थे। विश्वराज सिंह मेवाड़ जिनका राज तिलक हुआ वो महेंद्र मेवाड़ के ही पुत्र हैं। खैर, महेंद्र मेवाड़ ने वर्ष 1983 में अपने पिता भगवत सिंह के खिलाफ केस दायर कर दिया। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग की, लेकिन महेंद्र सिंह मेवाड़ के कोर्ट जाने पर उनके पिता भगवत सिंह नाराज हो गए और उन्होंने महेंद्र सिंह को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। अरविंद मेवाड़ उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। साथ ही भगवत सिंह ने वसीयत में अपने छोटे बेटे अरविंद मेवाड़ को अपनी संपत्तियों का एग्जीक्यूटर भी बनाया। लेकिन इसी विवाद के बीच 3 नवंबर 1984 को भगवत सिंह का निधन हो गया और तब से लेकर अब तक महेंद्र सिंह मेवाड़ और छोटे भाई अरविंद मेवाड़ में विवाद चल रहा है। यह विवाद विश्वराज सिंह के राज तिलक के बाद और ज्यादा बढ़ गया है। पहले हम आपको इस पूरे कलेश पर एक रील दिखाते हैं, इसके बाद महाराणा प्रताप के वंशजों का 484 साल पुराना एक परिवार चक्र दिखाएंगे।
सिटी पैलेस में जो है धोनी है वहाँ धोख देने जाना था और वो धोख देने जाने के लिए मना कर दिया गया और इसीलिए लोगों में आक्रोश था और लोगों को भी ठेस पहुंची है। मुझे अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है और जहाँ मंदिर की बात है ये तो एक अजीब बात है कि कोई नोटिस निकालता है कि मंदिर के अंदर आप क्रिमिनल ट्रेसपास करोगे और वो भी मैं करूँगा एकलिंग जी मंदिर। तो ये तो बहुत ही अजीब ही बात है और अजीब ही नोटिस है और ये जो रोका गया है वो सरासर गलत है क्योंकि मुझे तो हक है अंदर जाने का। एक तो परिवार के सदस्य होने से नाते ऊपर से राइट टू वर्शिप भी है तो आप नहीं रोक सकते हैं। हमारे पास सफिशिएंट जाब्ता उपलब्ध है पर अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के द्वारा ये एक सहमति बनी है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था खराब हो और दोनों पक्षों के हमने 5-5 लोगों की लिस्ट मांगी है। अब फैमिली ट्री, जिस मेवाड़ राजघराने में इस वक्त कलेश मचा हुआ है उसका इतिहास 484 साल पुराना है। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1540 में जब महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ राजवंश का 48वां राजा बनाया गया। इसके बाद इस गद्दी को वर्ष 1572 में महाराणा प्रताप सिंह ने संभाला। महाराणा प्रताप के बाद इस वंश के 19 राजाओं ने शासन किया। फिर वर्ष 1930 से 1955 तक भूपाल सिंह ने मेवाड़ राजवंश की यह सत्ता संभाली। उनकी पत्नी थी वीरत कुंवर, जिसके बाद दोनों ने एक बेटा गोद लिया था और उसका नाम रखा था भगवत सिंह। भगवत सिंह ने 1955 से 1971 तक राजगद्दी संभाली और वो औपचारिक तौर पर इस राजवंश के आखिरी महाराणा रहे क्योंकि 1971 में भारत सरकार ने सभी शाही खिताब या राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया और सरकारी नियम पूरे राज्य के लिए लागू हो गए। भगवत सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी हुई जिनका नाम था महेंद्र मेवाड़, अरविंद मेवाड़ और योगेश्वर। महेंद्र मेवाड़ के बेटे हैं विश्वराज सिंह और बहू हैं महिमा कुमारी। ये वही विश्वराज सिंह हैं जो नाथद्वारा से बीजेपी विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी राजसमंद से सांसद हैं। वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। अरविंद मेवाड़ के अनुसार क्योंकि उनके पिता ने महेंद्र मेवाड़ को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था, इसीलिए उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह ही मेवाड़ की गद्दी के असली वारिस हैं। और इन्हीं दावों को लेकर शाही परिवार में सड़क पर संघर्ष हो रहा है। और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र के सबसे बड़े सवाल से करते हैं। बंपर बहुमत के बावजूद 72 घंटे से नए मुख्यमंत्री का नाम आखिर क्यों सामने नहीं आ रहा? मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के बीच कुर्सी का पेच ऐसा फंसा हुआ है कि सूत्रों से तो कई फॉर्मूले आए लेकिन खुलकर कोई दल कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, मीटिंग और मुलाकात का दौर जरूर जारी है। आज तो आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस्तीफा हो गया। तस्वीरें देखिए, क्योंकि इसमें ऑल इज वेल की एक छवि दिखाई दे रही है। ये देखिए, हर कोई मुस्कुरा रहा है, चाहे अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, सब मुस्कुरा रहे हैं। अब ये किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? इस्तीफा हो गया इसलिए या सारी चीजें सेट हो गई इसलिए? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगता है कि सीएम पद पर आधिकारिक सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए किसी एक नाम का ऐलान नहीं हो पाया। ऐसे में राज्यपाल ने अगले सीएम का सस्पेंस खत्म होने तक शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। शिंदे को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि आज पिछली विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन था। अब घूम फिरकर सवाल वही है, महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? महायुति के दिग्गज इस सवाल पर साइलेंट है, लेकिन इसी गठबंधन में शामिल आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया। टीवी9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अंदर खाने का पूरा प्लान खोलकर रख दिया। अठावले ने कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं, वो अपने लिए एक मौका और चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे। शिंदे को यह संदेश बीजेपी हाईकमान ने दे दिया है। अगर वो नहीं माने तो भी बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुमत उनके पास है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एकनाथ शिंदे को केंद्र की राजनीति में आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान में एकनाथ शिंदे के लिए सुझाव के साथ चेतावनी भी है। ये बात वो खुद कह रहे हैं या फिर ये उनसे कहलवाया जा रहा है,
ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनके इस बयान से शिंदे गुट जरूर नाराज हो गया है। पार्टी विधायक उदय सामंत ने उन्हें सलाह दी है कि शिंदे साहब को क्या करना चाहिए ये रामदास अठावले को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब रामदास अठावले के बयान ने सीएम कुर्सी पर खींचतान का एक्सटेंशन कर दिया। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि भाई हमारी सीटें ज्यादा है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मैसेज माननीय एकनाथ शिंदे साहब को बीजेपी के हाईकमांड ने दे दिया है, लेकिन उस पर एकनाथ शिंदे जी की नाराज है कि भाई उनको और थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। अठावले साहब ने ये सब चीजें क्यों बोलते, किस वजह से बोलते, ये उनको पता है, वो उनको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में अगर एमएलए बहुत सारे होते तो उसके वॉइस को थोड़ा सा स्ट्रांगली लोग देखते। अब उनके बाद वो क्यों ऐसा बोल रहे ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसका डिसीजन ऊपर वाले लेंगे। इनको उसके बारे में इतनी राय देने की जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की, ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजित पवार ने क्या करना है, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनके गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। भाई जब महायुति की सरकार बनती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एक पार्टी की सरकार थोड़ी है कि आज क्या बना लेंगे। भाई थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में है। ऐसा निर्णय होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, विकास के लिए डबल इंजन सरकार जो चलेगी वो देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। महाराष्ट्र में इतना थम्पिंग मेजॉरिटी में उन लोगों को मैंडेट मिला है, तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? तो उसका नतीजा, उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आंख बंद के करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक ये भी कह रहे हैं कि कल शाम तक सीएम के सस्पेंस का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने सूत्रों से आपके लिए कुछ जानकारी जुटाई है। अब सूत्र क्या कहते हैं? 2.5 साल पहले जब शिवसेना टूटी थी तो देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनना था, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और शिंदे को सीएम बनाया। इस बार बीजेपी सिर्फ सबसे बड़ा दल नहीं बल्कि शिंदे की पार्टी के मुकाबले 2 गुनी से ज्यादा सीटें भी जीती है। ऐसे में बीजेपी का सीएम बनना तय है और इस बार देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक यह भी साफ कर दिया गया है कि 5 साल तक बीजेपी का ही सीएम रहेगा और इस पद के बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 2.5 साल वाला कोई प्लान नहीं। जिस तरह शिंदे के नेतृत्व में फडणवीस 2.5 साल तक डिप्टी सीएम बनकर रहे, वैसे ही शिंदे भी फडणवीस के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर सरकार में रहे। ये संभव है कि उनको डिप्टी सीएम के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया जाए, जो वजनदार विभाग माना जाता है। अजीत पवार पिछली बार की तरह डिप्टी सीएम रहेंगे और उन्हें वित्त मंत्रालय भी दिया जाएगा, जबकि गृह विभाग हमेशा की तरह बीजेपी के पास रहेगा, यानी फडणवीस ही ये मंत्रालय संभालेंगे। एक और संभावना यह है कि एकनाथ शिंदे किसी दूसरे नेता को डिप्टी सीएम का पद दे दे और आने वाले समय में राज्यसभा से दिल्ली की राजनीति में एंट्री करके केंद्र के मंत्री बन जाए। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इसकी संभावना अभी कम। ऐसा इसलिए क्योंकि असली नकली शिवसेना का एक राउंड बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि शिंदे की सियासी ताकत का एक टेस्ट अभी बाकी है। भले ही विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को उन्होंने चित कर दिया, लेकिन अगली लड़ाई आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव की है, जिसमें मुंबई और ठाणे में जबरदस्त फाइट दिख सकती है। इन दोनों शहरों में अभी उद्धव गुट का कब्जा है, जिन्हें पछाड़ने की तैयारी। ठाणे नगर निगम में जहां शिंदे को बीजेपी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है, वहीं मुंबई के नगर निगम में बीएमसी में बीजेपी को शिंदे की मदद लेनी पड़ सकती है। यानी दोनों को अभी एक दूसरे की जरूरत है। अगर ये दोनों महानगर पालिकाएं उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गईं, तो उनकी राजनीतिक विरासत में यह आखिरी कील साबित हो सकती है। खैर, ये तो भविष्य की लड़ाई है, लेकिन वर्तमान में चुनौती सीएम पद की है। हमने कुछ फॉर्मूले भी आपको बताए, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे के पास कोई और विकल्प है? चलिए समझते हैं। दरअसल सारा खेल नंबरों का है। 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी का स्कोर अकेले 132 है। वो बहुमत से सिर्फ 13 सीट दूर है।
बीजेपी चाहे तो सिर्फ अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। अजीत गुट के पास 41 विधायक हैं, दोनों को मिलाकर 173 का आंकड़ा बन जाएगा, जो बहुमत से 28 ज्यादा है। वैसे भी अब तक जो खबरें निकल कर आई हैं वो यही संकेत दे रही हैं कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को सियासी दांवपेच के खिलाड़ी अजीत पवार का साथ मिल चुका है। मतलब 57 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे थोड़े अकेले पड़ गए। लेटेस्ट अपडेट यह है कि बीजेपी 1-2 दिन में पर्यवेक्षकों का नाम तय कर लेगी। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा करेंगे, फिर कोई फैसला लिया जाएगा। यह बैठक सहयोगी दलों से सीएम पद पर राय लेने के बाद होगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सीएम किस पार्टी का होगा यह तय करने में कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार कुंदन को सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ नाम पर विचार कर रही है। क्योंकि अंतिम नाम अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, इस वजह से पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है। शायद विधायक दल की बैठक में देरी की भी ये एक वजह है। आपको बता दें कि कल जब फडणवीस दिल्ली आए थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो दिल्ली से सीधे मुंबई लौट गए। ऐसे में चर्चा है कि आखिरकार आला नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का मन क्यों नहीं बनाया? क्या इसके पीछे कोई और राजनीतिक कहानी तो नहीं? खैर, ये सब सिर्फ चर्चा। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज संविधान दिवस है। हमारा संविधान वो पवित्र दस्तावेज है जो भारत के मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक है। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 1,46,385 शब्द हैं और एक विशेषता यह है कि इसकी मूल प्रति को हाथ से लिखा गया था। जबकि आज इसी संविधान के मूल्यों पर जो सियासी युद्ध लड़ा जा रहा है वो जुबान से लड़ा जा रहा है। संविधान दिवस पर भी संविधान को कमजोर करने वाला नैरेटिव चल रहा है। इसमें एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ राहुल गांधी। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार दिवस मनाने की परंपरा पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि दिवस कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस, कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। हालांकि भारत का संविधान आज भी बहुत मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर संविधान को खत्म करने और कमजोर करने का आरोप लगाते रहे हैं। वैसे तो संविधान दिवस पर सरकारी और राजनीतिक दोनों तरह के कार्यक्रम हुए, लेकिन आकर्षण के केंद्र में 2 कार्यक्रम रहे। पहला कार्यक्रम पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और दोनों सदनों के नेता शामिल हुए। दूसरा कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जो कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन यहां राहुल गांधी के भाषण के दौरान अचानक माइक बंद हो गया, लाइट चली गई। वैसे संसद में माइक बंद करने का आरोप वो सरकार पर लगाते रहे। खैर, पहले कांग्रेस के कार्यक्रम की बात करते हैं, जहां संविधान को खत्म करने और दबाने वाले आरोपों की मात्रा ज्यादा रही। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संबोधन होना था। वो माइक थाम चुके थे, लेकिन इसी दौरान एक नया ट्विस्ट आ गया। जब राहुल गांधी दलितों और जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तभी लाइट चली गई, माइक बंद हो गया, एलईडी स्क्रीन बंद हो गई। हॉल में तो लाइट थी, लेकिन माइक और एलईडी स्क्रीन कनेक्शन में शायद कुछ गड़बड़ी आ गई। ये देखकर नेता भी हैरान थे और राहुल गांधी भी। लेकिन राहुल गांधी माइक छोड़कर नहीं हटे, बल्कि पोडियम पर ही अपने अंदाज में डटे रहे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। इसी कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर को वापस लाने की लड़ाई का ऐलान किया। मतलब संविधान दिवस शुद्ध सियासी बहस में बदल गया। 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5% ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है।
मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। वैसे लाइट काटने और माइक बंद करने पर राहुल गांधी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जिम्मेदारी एआईसीसी के SC/ST विभाग ने संविधान रक्षक अभियान के तहत निभाई थी। इस अभियान से जुड़े कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी का दावा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट चली गई थी। इसमें कोई साजिश नहीं। उनको किसी माइक की ज़रूरत नहीं, वो जहाँ खड़े होते हैं लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको पसंद कर रहे हैं जो वो बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अंतिम पायदान पर खड़े हर एक उस आदमी, औरत, बच्चे, नागरिक की बात कर रहे हैं जिनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। तो माइक बंद करने से या माइक बंद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी की आवाज़ बुलंद है। यहाँ तो टेक्निकली बात ही होगी, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य ये है, जो माइक बंद करने से राहुल जी के कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदिवासी, OBC, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, दलित, कमजोर तबकों की जब बात की जाती है तो सबकी बत्ती गुल हो जाती है। कोई इस बात को सुनना नहीं चाहता। लेकिन ये आपने देखा, हमारा माइक बराबर काम कर रहा है। खैर, संविधान दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का महत्वपूर्ण दिवस है। संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। इसने हर मुश्किल में उचित मार्ग दिखाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश का संविधान सर्वोपरि है। लोकतंत्र और संविधान से बढ़कर कोई नहीं। नई पीढ़ी, हमारी देश की नागरिक संविधान को याद रखे, किस मूल्यों के आधार पर संविधान बनी। संविधान सर्वोपरि है। इस देश की प्रजातंत्र संविधान की व्यवस्था से चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आज के दिवस को, जिस दिन हमने संविधान सभा को संविधान को ही स्वीकार किया था, उसी को संविधान दिवस के रूप में मनाएं। आज उत्साह के साथ हम उसको मना रहे हैं। और अब 78 करोड़ लोगों के लिए जरूरी खबर। मोदी 3.0 में पैन 2.0 की तैयारी है। तो सवाल है कि क्या पुराने पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे? आखिर सरकार पैन कार्ड में क्या बदलाव करने जा रही है? ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अब 2-2 पैन कार्ड साथ रखने होंगे? ऐसे कई सवाल और संशय टैक्स पेयर्स के मन में भी उठ रहे होंगे। आपको सरल शब्दों में जवाब देंगे, लेकिन पहले खबर समझ लेते हैं। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में सोमवार को पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसके तहत देश के 78 करोड़ नागरिकों के पैन कार्ड को अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले कार्ड में QR कोड होगा। QR कोड के जरिए पैन कार्ड को न केवल सुरक्षित बनाया जाएगा, बल्कि सरकारी एजेंसियों के लिए पैन 2.0 कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। मतलब एजेंसियों के लिए भी पहचान करना आसान होगा। इस प्रोजेक्ट में पैन, टैन और टिन को एक साथ जोड़ दिया गया है, यानी पैन, टैन और टिन से जुड़ी सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। अभी इसके लिए 3 अलग अलग पोर्टल हैं, जिससे कारोबारियों को दिक्कतें होती हैं। इसे बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन आवेदन करके आप इसे बनवा सकते हैं। मतलब प्रक्रिया पेपरलेस होगी। यह पैन कार्ड 1.0 का अपग्रेडेड वर्जन है और इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स पेयर्स के लिए चीजों को आसान बनाना है। पैन 2.0 परियोजना डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो टैक्स पेयर्स की सेवाओं को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार बनाती है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर की शुरुआत पहली बार 1972 में हुई थी। ये दशकों से टैक्स पेयर्स की पहचान का नंबर बना हुआ है। अब आपको जल्दी से कुछ सवालों का जवाब दे देते हैं। पहला सवाल, क्या QR कोड वाला पैन कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने होंगे? जवाब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पैन कार्ड को अपग्रेड मुफ्त में किया जाएगा और आपको मेल आईडी पर ई-पैन भेजा जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल कार्ड चाहिए तो शुल्क के तौर पर 50 रुपए और डाक खर्च के तौर पर 15 रुपए यानी 65 रुपए का भुगतान करना होगा। दूसरा सवाल, क्या मौजूदा पैन कार्ड धारकों को नए पैन के लिए अलग से आवेदन करना होगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तीसरा सवाल, अगर पैन कार्ड में किसी तरह का कोई बदलाव करवाना हो तो क्या संभव हो पाएगा? सरकार ने कहा है कि अगर पैन होल्डर्स कोई संशोधन करवाना चाहते हैं, जैसे नाम, पता या स्पेलिंग में सुधार, तो वो करवा सकते हैं। चौथा सवाल, क्या पैन 2.0 के तहत मौजूदा पैन कार्ड को बदलने की जरूरत है? सरकार ने बताया है कि मौजूदा पैन कार्ड पहले की तरह काम करता रहेगा। हाँ, अगर कोई सुधार या अपग्रेड करवाना पड़ा तो नया कार्ड बनवाना होगा। सुना आपने?